Hi guys, welcome once again in City Public School. Today we'll discuss the years of depression. We are discussing about third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Now we will discuss today the years of depression. Guys, in the last class we have discussed कि जर्मनी की बात हम कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जर्मनी के लोग एक पूरा ब्लैक कार्ड पैसा ले जाते थे तो उनको एक ब्रेड मिलता था। ये आपको पता है, हम आपको बताए थे कितना ज़्यादा हो गया था। जर्मनी अपना क्या करने लगी थी, पेपर नोट बनाने लगी थी, जिसके थ्रू उसके मार्क की वैल्यू, मार्क क्या है, मार्क जर्मनी की वैल्यू, करेंसी का नाम है, उसकी वैल्यू एकदम गिरती चली गई। और हमने देखा था कि यूएस डॉलर के कितने के बराबर हो गई थी। तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी थी कि जर्मनी की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था जर्मनी को। तो अब हम देखेंगे ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability। हमने देखा था कि 1923 तक, 1918 में वॉर ख़त्म हुआ और 1918 से लेकर के 1923 तक जर्मनी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। फिर 23 में लास्ट में भी हमने लास्ट वाले पैसेज पढ़ा था कि अमेरिका उसके हेल्प के लिए आ गया और कहा कि जर्मनी का हेल्प किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी चीज़ें इम्पोज की गई हैं, जितनी भी चीज़ें मतलब उसको दी गई हैं रिपरेशन के तौर पे कि आप उतना कर्ज चुकाइए, उस पर फिर से विचार किया जाएगा और उसके कर्ज को कम किया जाएगा, जिससे जर्मनी को ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। फिर 1924 से लेकर के 1928 तक जर्मनी कंडीशन स्टेबल रही, जर्मनी की और अमेरिका के भी, क्योंकि अमेरिका जर्मनी का सपोर्ट करने लगा था। तो 1924 से लेकर के 1928 तक जर्मनी में स्टेबिलिटी देखने को मिला। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये स्टेबिलिटी बिल्कुल सैंड की तरह थी। जैसे सैंड का घर होता है, बालू का घर, रेत का घर जो हम बनाते हैं, वो कब गिर जाए, कब ढह जाए, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो स्टेबिलिटी थी जर्मनी की, ये बिल्कुल सैंड की तरह थी, मतलब अचानक से ढह गई, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जर्मनी में जो इन्वेस्टमेंट किया था जर्मनी में इंडस्ट्रियल ने, ख़ास तौर पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी लोन्स पे और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे यूएसए पे। मतलब क्या, मतलब कि जर्मनी पूरी तरीके से यूएसए पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि जर्मनी जितना लोन लेके रखी थी सब उसने यूएसए से ले रखा था और यूएसए जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। तो ये इन्वेस्टमेंट जर्मनी का डिपेंडेंट था यूएसए पे। एंड दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ। दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉ, ये सपोर्ट विदड्रॉ हो गया। ये सपोर्ट क्या हो गया, विदड्रॉ हो गया। कब विदड्रॉ हो गया, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि जर्मनी का, जो कि अमेरिका का एक शेयर मार्केट था, अमेरिका का क्या था, शेयर मार्केट, उसका नाम क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश हो गया। मतलब पूरी की पूरे शेयर मार्केट गिर गया 1929 में। शेयर मार्केट गिरना आपने सुना होगा, जब शेयर मार्केट गिरता है तो पैसों की वैल्यू कम हो जाती है और शेयर मार्केट उठता है तो पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा और अधिक जानकारी के लिए, अधिक नॉलेज के लिए आप शेयर मार्केट के बारे में एक बार कंसल्ट करिए और समझिए शेयर मार्केट होता क्या है, ये कैसे गिरता है, कैसे उठता है। तो अमेरिका में शेयर मार्केट क्या हो रहा था, गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, पूरी तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, ढह गया था 1929 में। फिर हुआ क्या, fearing a fall in prices the people made frantic efforts to sell their shares। क्योंकि शेयर मार्केट गिर गया तो प्राइसेस गिरने लगे। हम आपको बता दिए ना कि शेयर मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वैल्यू कम हो जाती है पैसों की। प्राइसेस गिरने लगे तो लोगों को डर लगने लगा इस बात से। इस डर से लोगों ने क्या किया, छोटा एफर्ट करना शुरू किया और अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया।
जितना मार्केट में पैसा लोगों ने लगाया था सभी लोगों ने धड़ाधड़ अपना पैसा बेचना, मतलब अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि उन पे उसका बुरा इफेक्ट ना पड़े। ऑन वन सिंगल डे, और सिर्फ एक दिन में 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1929 को 13 मिलियन शेयर बेच दिए गए, मतलब 13 मिलियन लोगों ने अपने शेयर को बेच दिया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये तो एक स्टार्ट था एक बहुत बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कि पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस का ये बहुत बड़ा स्टार्ट था। मतलब अभी तो ये स्टार्ट हुआ था कि किस तरीके से इकोनॉमिक डिप्रेशन होने लगा है। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द USA फेल बाई हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि ओवर द नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल तक, मतलब कब से कब तक, 1929 से लेकर के 1932 तक, जो अमेरिका का नेशनल इनकम था, उसका नेशनल इनकम जितना साल भर की कमाई होती थी वो गिर करके कितनी हो गई, हाफ हो गई, आधी हो गई। मतलब 1929 से 1932 के बीच, उसके पहले अमेरिका जितना पैसा कमाता था एक साल में, जितना उसका इनकम होता था, नेशनल इनकम होता था, अब इन 3 सालों में 1929 से लेकर 1932 तक उसका इनकम आधा हो गया। सिर्फ किसकी वजह से, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के गिरने की वजह से, क्रैश होने की वजह से, मतलब शेयर मार्केट खत्म होने की वजह से। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद होने लगी। एक्सपोर्ट्स फेल, जो एक्सपोर्ट्स होते थे, मतलब जो दूसरे देशों को सामान बेचा जाता था, एक्सपोर्ट्स क्या होता है पता है, 2 चीज़ें होती हैं, वही बताते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट वो होता है जब अपने देश से चीज़ को दूसरे देश में बेचा जाए, और इम्पोर्ट वो होता है जब दूसरे देश से चीज़ों को अपने देश में लाया जाए, तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। तो किसी भी कंट्री को फ़ायदा कब ज़्यादा होता है, जब वो अपने सब्सटेंसेस का एक्सपोर्ट करती है। तो अब अमेरिका की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसका एक्सपोर्ट क्या हो गया, गिरने लगा। मतलब ये जो दूसरे देशों को अपना सामान बेचता था, वो सामान की वैल्यू ख़त्म होने लगी, तो लोगों अमेरिका ने बेचना बंद कर दिया, मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और जो फार्मर्स थे, अमेरिका के जो किसान थे, वो भी मार्केट में पैसा लगाए हुए थे, वो भी अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिए, जिससे नेशनल इनकम और भी गिरने लगा। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द US इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और इस क्योंकि अमेरिका की हालत एकदम से ख़राब हो गई, क्योंकि अमेरिका में ये शेयर मार्केट गिरा हुआ था, तो इसके लिए क्या हुआ कि इसका जो इफ़ेक्ट था वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली उस समय भी हुआ करती थी, आज भी बहुत शक्तिशाली है, उस समय बहुत पावरफुल हुआ करती थी। तो इसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड पे, वर्ल्ड वाइड पे पड़ा, चारों तरफ इसका इफ़ेक्ट पड़ने लगा इकोनॉमिक क्राइसिस का। आगे देखते हैं। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से वर्स्ट हो गई। उस समय जर्मनी की इकोनॉमी सबसे ख़राब हो गई, वर्स्ट हो गई इस इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि जर्मनी पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट था, USA पे। जर्मनी डिपेंडेंट था USA पे, और USA की इकोनॉमिक कंडीशन जब ख़राब हुई तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हुआ, जर्मनी की भी कंडीशन ख़राब हो गई। क्लियर है। By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level, और 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% गिर गया 1929 के लेवल से। मतलब 1929 में जो लेवल था वो जितना, अगर वो 100% था, तो 1932 तक आते आते जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हुआ करते थे वो प्रोडक्शन गिर करके कितने हो गए, 60%। मतलब कितने गिर गए, 40%। 40% से ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो गया जर्मनी में। तो क्या हुआ, वर्कर्स
लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। वर्कर्स अपने जॉब को लॉस करने लगे, वर्कर्स की नौकरी छिनने लगी, और या तो उनका जो वेज था, उनका जो मजदूरी हुआ करता था, उसको रिड्यूस कर दिया गया। उनके मतलब वर्कर को बोला गया कि आप काम ज़्यादा करेंगे और आपको पैसे कम मिलेंगे, या तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें होने लगी कहाँ पे? जर्मनी में। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड द क्या लिखा है? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच द अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। मतलब कि जो अनएम्प्लॉयज़ थे, अनएम्प्लॉयज़ बहुत तेज़ी से कम होने लगे, बढ़ने लगे, सॉरी, अनएम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे और 6 मिलियन पे पहुंच गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विथ प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप कि अगर इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि गलियों में, जर्मनी की एक एक गलियों में लोगों ने प्लेकार्ड्स, मतलब कि क्या होता है कि अपने गले में एक ऐसी कुछ चीज़ें बांध करके उसमें लिखा रहता था, उनके गले में अपने नेक्स में बांधे रहते थे। एक कागज़ की, समझ लीजिए आप, कागज़ एक का ना, कार्डबोर्ड समझ लीजिए, कार्डबोर्ड मतलब कागज़ का दफ्ती बोलते हैं जिसे हिंदी में, वो टांग लिए गले पे और उस पर लिखा था क्या? विलिंग टू डू एनी वर्क। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की ये हद हो गई, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग गलियों में उतरने लगे, सड़कों पे उतरने लगे और अपने गले में एक बैनर टांग लिए और उस पर लिखा करते थे विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ हमसे कोई भी काम कराइए। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉय बढ़ गई। जो अच्छे खासे वर्कर थे वो भी ऐसी चीज़ों को लिख करके चलने लगे कि हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा थी, काम कहीं मिल नहीं रहा था, तो लोग कोई भी काम करने को तैयार हो गए। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डेस्परेटली क्विक अप टू एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो अनएम्प्लॉयज़ थे वो प्लेड कार्ड्स खेलने लगे, मतलब ताश, प्लेइंग कार्ड मतलब होता है ना, सुना है, प्लेइंग कार्ड, इसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। यूथ्स जो थे जर्मनी के, जो नौजवान थे, वो अक्सर देखे जाते थे ताश खेलते हुए या सिंपली किसी गली के कॉर्नर में खड़े होकर के बात करते हुए या अकेले खड़े होकर के कुछ सोचते हुए। अक्सर इस तरीके से सारे एम्प्लॉय पाए जाने लगे। मतलब सारे जो यूथ्स, क्योंकि वो अनएम्प्लॉय हो गए थे तो उनको कोई काम नहीं था, तो दिन भर या तो ताश खेलते थे या तो कॉर्नर में खड़े होकर के बातें ही कर रहे हैं ग्रुप बना करके, या तो राजनीति की बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मतलब, लेकिन कोई काम उनको नहीं था। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टूक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिसअपीयरेंस बिकम कॉमन प्लेस। क्योंकि जॉब डिसअपीयर हो गए थे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बेरोज़गारी बढ़ जाने की वजह से जो लोग थे, जो यूथ थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्राइम भी क्या होगा जर्मनी में बढ़ने लगा। क्लियर है? तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।